मेरे एक नौजवान दोस्त ने पूछा है कि सही फैसले कैसे किए जाएं। सही फैसले एक मुश्किल मौजू है। हम अपनी ज़िंदगी में लगातार फैसले करते रहते हैं। ये ज़रूरी भी है और ये मजबूरी भी है, करना ही पड़ता है। आप अपने परिवार में, आप अपनी पढ़ाई में, आप अपनी नौकरी में, आप अपने बिजनेस में लगातार रोज़ फैसले करते रहते हैं। जीन पॉल सार्त्र जैसे महान विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि आप जो कुछ भी हैं या हम जो कुछ भी हैं वो अपने फ़ैसलों की वजह से ही हैं, और हम जो कुछ भी होंगे अपने फ़ैसलों की वजह से होंगे। अब ये फ़ैसले ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्तिगत रूप से हमारे फ़ैसले ही हों। हमारे समाज के फ़ैसले हो सकते हैं, हमारे परिवार के फ़ैसले हो सकते हैं, हमारे देश के फ़ैसले हो सकते हैं। इतिहास में हमने फ़ैसलों के बारे में ही तो पढ़ा है। तो फैसले सही कैसे किए जाएं? ऐसी ही एक समस्या किंग सोलोमन के सामने भी थी। उनके दरबार में दो औरतें रोती बिलखती आई थीं और उनके गोद में एक नवजात शिशु था। मेरे ख्याल से 4-6 महीने का रहा होगा शायद। दोनों रो रही थीं और दोनों ये दावा कर रही थी कि उस बच्चे की माँ वो है। किंग के सामने बहुत मुश्किल थी। सोलोमन को कहीं नहीं लग रहा था कि वो दोनों औरतें उसकी माँ नहीं हैं। दोनों ही उतनी ही भावुक थीं, जार जार रोए जा रही थीं। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि ये निर्णय करना मुश्किल है कि दोनों में से किस औरत का वो बच्चा है। बहुत कुछ सोचने के बाद सोलोमन ने एक निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों औरतों में बांट दिया जाए। ऐसा सुनते ही एक औरत चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये बच्चा उस औरत को दे दो, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ कह रही थी, मुझे जो चाहे सजा दो, पर इस बच्चे को बीच से मत काटो, ये उस औरत को दे दो। इतना सुनना था कि सोलोमन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये औरत जो इनकार कर रही है कि मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा इसी को दिया जाए, यही सही रूप से इस बच्चे की माँ है। कैसे निर्णय लिया सोलोमन ने? निश्चित रूप से एक मुश्किल बात है। उस समय डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था कि डीएनए चेक हो जाएगा और पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है। तो सोलोमन ने कोशिश की कि मातृत्व को कैसे समझा जाए, एक माँ की क्या भूमिका है जीवन में, एक माँ का मनोविज्ञान क्या है। सोलोमन अपने विचार में वहाँ तक पहुँचे कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा जिंदा देखना चाहेगी, चाहे वो उसके पास रहे या उसके पास न रहे। और इसी मनोविज्ञान की वजह से सोलोमन ने निर्णय दिया। तो सोलोमन ने क्या किया? सोलोमन ने अपने जजमेंट में 2 तथ्यों का सहारा लिया। और वो क्या? एक तो ये कि वो किस हद तक तटस्थ हो सकते हैं, किस हद तक न्यूट्रल हो सकते हैं, न इस औरत के पक्ष में न उस औरत के पक्ष में। दूसरा ये कि उनके पास इनपुट क्या है, उनके पास सूचनाएं कितनी हैं, वो कितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेचुरली वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी तो थी नहीं, लेकिन हाँ, मनोविज्ञान का अध्ययन एक इनपुट था। एक माँ कैसे सोचती है, एक माँ के विचार कैसे हैं, एक माँ की भावनाएं कैसी हैं, और यही इनपुट सोलोमन को निर्णय लेने में मदद कर सका। तो सबसे पहले तो ये कि जब भी हम निर्णय करने जाएं तो हम ये देखें कि पहले हम कितने तटस्थ हैं, कितने न्यूट्रल हैं, कितने अनबायस हैं। कहीं हम पूर्व धारणाओं के शिकार तो नहीं हैं, कहीं हमने पहले से पूर्वाग्रह बना तो नहीं लिया है। और दूसरा ये कि हमारे पास इनपुट कितने हैं, सूचनाएं कितनी हैं, उस बारे में जानकारी कितनी है, और तब इस बिना पर हम निर्णय ले सकते हैं। हम देखते हैं आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में भी कितने सारे फेक न्यूज़ आते हैं। अब तो एक डीप फेक भी आ गया। हमने पिछले दिनों देखा कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के चित्र ऐसे शाया हो रहे थे जिसे अश्लील कहा जा सकता है, और बाद में पता चला कि नहीं, ये तो उनकी तस्वीर नहीं है, किसी ने फ़ोटोशॉप या एआई के थ्रू ये काम किया है। तो हमने कैसे समझा?
पहले तो हमने न्यूट्रल होने की कोशिश की। कोई भी स्त्री जो सामाजिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है वो इस तरह की तस्वीरें क्यों लाएगी। दूसरा ये कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो किस मंशा से कर रहे हैं और क्या इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ये जाना कि ये डीप फेक बनाया जा सकता है, एआई के थ्रू किया जा सकता है, फोटोशॉप के थ्रू किया जा सकता है। और तब ये निर्णय समाज ने लिया कि नहीं, ये डीप फेक है, ये गलत है। ये उस भद्र महिला को अपमानित करने के लिए ये प्रयास किया गया। कई बार हम देखते हैं कि हम पहले से ही कुछ धारणाएं बना लेते हैं और उसी नज़रिए से हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। हम निष्पक्ष होकर उस पर ध्यान नहीं देते। आप सार्वजनिक जीवन में देखते होंगे कि कुछ नेता के फॉलोअर पूरी तरह से उनका ऐसे फॉलो करते हैं जैसे उसमें कोई कमी ही नहीं है। वो उनकी किसी बात को गलत नहीं मानते। कई बार हम देखते हैं कि वो कुछ लोग किसी नेता के इतने विरुद्ध होते हैं कि उनमें कोई गुण नहीं दिखाई देता उनमें, और वो लगातार उनकी आलोचना करते रहते हैं। कई बार हम अपने धर्मों के विषय में भी देखते हैं। हम जिस भी धर्म के हैं उसके प्रति हमारा पूर्वाग्रह बहुत भरपूर रहता है और हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि जो दूसरे के धर्म में कमियां हैं वो तो कमियां हैं, पर मेरे धर्म में कोई कमी नहीं है। उसी तरह हम बायस होकर ये काम करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ऑफिस में काम करने वाला कोई कलीग है, हमने कहीं उसको देख लिया कि उसकी कोई हरकत हमें पसंद नहीं आई। अब हमने धारणा बना ली कि बस कुछ नहीं, अब ये आदमी ऐसा ही है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। और इसके बाद जब हमारा उससे वार्तालाप होता है, जब हम उसके साथ काम करते हैं, तो हम इस पूर्व धारणा के शिकार रहते हैं। अब उससे बचने के लिए हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो उसको भी समझ में नहीं आता। जब उसको लगता है कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं या हम कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगता है और एक चेन रिएक्शन बन जाता है। हम ये नहीं सोचते कि वो जिस क्षण में वो काम कर रहा था या जो उसने कोई ऐसी हरकत की थी, शायद वो उस पल की बात थी। अब उससे पूरे जीवन की धारणा हम बना लेते हैं। हम कई बार ऐसा भी करते हैं, किसी से छोटा सा झगड़ा हुआ और हमने कह दिया बस अब ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे भाई, झगड़ा अभी हुआ है, किसी बात पर हुआ है, पीछे तो नहीं हुआ था, हम बात करते आ रहे थे। अब चलिए आज बात नहीं करेंगे, ये बात तो ठीक है, कल बात नहीं करेंगे, हो सकता है एक हफ्ते बात ना करें, आप गुस्से में हो, लेकिन आपने ज़िंदगी भर की शपथ ले ली। अब ये सोचने वाली बात है। कई बार ऐसा था कि किसी वजह से किसी ने किसी को नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, और उसको ये लगता है कि अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने मुझे नमस्ते नहीं किया, इसने मुझे विश नहीं किया, ये मुंह उधर करके चला गया, पता नहीं, हो सकता है उसने देखा ना हो। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया। एक मेरे मित्र हैं जिनके साथ कुछ ऐसी ही घटना गुजरी। वो किसी की मृत्यु पर श्मशान गए थे और वहाँ उनके बॉस भी आए हुए थे। वहाँ सब जो संस्कार, दाह संस्कार होता है वो हो गया और वापस आए। बाद में उन्होंने महसूस किया कि मेरे बॉस मुझसे कुछ उखड़े हैं। पता लगाने की कोशिश की तो ये पता चला कि बॉस उस दिन से नाराज़ हैं क्योंकि वो श्मशान में उन्हें विश नहीं किया था। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय परंपरा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि श्मशान में और देवालय में किसी को विश नहीं करना है, किसी को प्रणाम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे विधान ये है कि श्मशान में जो मृतक है, जिसका संस्कार किया जा रहा है, वो सर्वोच्च है, उसका सम्मान है, और उसका इतना सम्मान है कि किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान न किया जाए जब सब लोग वहाँ उपस्थित हैं। तो ये शास्त्रोक्त रूप से मना है कि श्मशान में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह देवालय में है, आप जहाँ देवता की मूर्ति रखी या कोई ऐसी जगह है तो वहाँ पर भी देवता का सम्मान है। वहाँ आप किसी को बाहर निकल के आप कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात उनके बॉस नहीं जानते थे, शायद इस दौर से नहीं गुजरे थे, और ये बेचारे थोड़ा सा ये चीज़ जानते थे तो इन्होंने इसको फॉलो कर दिया। अब इन्होंने तो अच्छा ही किया, इन्होंने तो शास्त्र की विधि के हिसाब से किया था, लेकिन ये इनके साथ मुश्किल हुई। बाद में बहुत विनम्रता से इन्होंने उनको जाके समझाया कि सर इसको दिल पर मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी जो मुझसे ये गलती हो गई, अगर आप इसे गलती समझते हैं। बाद में वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे यार ये तो मैं जानता ही नहीं था,
और मुझे दुख है कि मैंने ऐसा सोचा। भले थे, समझ गए उस बात को। उसी तरह आप देखेंगे कि हम जब ऐतिहासिक चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और उस पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग विचारधारा का चश्मा हम पहने रहते हैं। किसी भी राजा के बारे में अगर हम सोचते हैं, आप गुप्त काल के बारे में सोचिए, अशोक के बारे में सोचिए, आप औरंगजेब के बारे में सोचिए, आप अकबर के बारे में सोचिए, आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में सोचिए, किसी के बारे में सोचिए, तो कुछ इतिहासकार कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के होते हैं। वो उस तरह उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं, वो राष्ट्रवाद का चश्मा लगाए होते हैं और उनके सारे क्रियाकलापों को उससे तौलने की कोशिश करते हैं। ईएचकार एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। वो उनका कहना ये है कि कोई भी इतिहासकार बिना बायस के काम नहीं करता। वो पहले तय कर लेता है कि उसको किसके पक्ष में जाना है, उसके पक्ष में वो सबूत जुटाता है और जो सबूत उसके विपक्ष में जाता है उसको छोड़ देता है। अब क्या ही अच्छा होता कि इतिहासकार ऐसे लिखते, वो सारे फैक्ट्स लिखते और उसके बाद कहते कि मार्क्सवादी इतिहासकार इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं और राष्ट्रवादी ऐसे करते हैं, और चाहे तो वो अपनी भी ओपिनियन दे सके। लेकिन ये तो नीरछीर विवेक हो गया, ये हमारे पास नहीं है। हम उन धारणाओं के शिकार होते हैं जो पहले से चली आ रही होती हैं। तो जब निर्णय करना है तो पहले तो भाई ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम पूर्वाग्रहों के, कहीं बायसेस के शिकार तो नहीं है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को डिच कर दिया है, किसी लड़के ने किसी लड़की को डिच कर दिया। अब उसने कहा कि सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं और उसने कहा कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। हम किसी ऑफिस में गए, किसी कर्मचारी ने हमसे घूस ले लिया, अब हमने सोचा कि सारे सरकारी अधिकारी जो है ऐसे ही होते हैं। हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी वजह से गए, पुलिस वाले ने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया मुझसे। अब वो एक घटना है, लेकिन अब हमारे मन में धारणा सारे के सारे पुलिस वाले, मत पूछिए। तो ये तो है पहली चीज़ कि हम अनबायस रहें, हम न्यूट्रल रहें। हमें जब निर्णय लेना हो तो जैसे जजेस करते हैं, इधर के वकील कहते हैं, उधर के वकील अपनी बात रखते हैं और वो न्यूट्रल होकर सारी बातों को सुनता है। अब यहाँ ये है कि हमें वकील भी होना है दोनों तरफ का और जज भी होना है, दोनों तरफ का विश्लेषण करना है या न्यूट्रल बने रहना है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि हमारे पास सूचनाएं क्या हैं, इनपुट क्या है, कितना वास्ट इनपुट है, कितनी बड़ी जानकारी हमारे पास। मान लीजिए कि हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो अब सवाल यह है कि कौन सी गाड़ी ली जाए। तो हमें कैसे कैसे इनपुट चाहिए? हमें इनपुट चाहिए कि पहले तो हमारा बजट क्या है, हमें किस सेक्शन की कार लेनी है, फिर कौन कौन सी कंपनियां उस तरह की गाड़ियां बनाती हैं, एसयूवी ठीक रहेगी, सिडान ठीक रहेगी कि हैचबैक ठीक रहेगी। अब हम इस सब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। तो किसी का माइलेज अच्छा है, तो किसी की बनावट बहुत सुंदर है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये सारे इनपुट हम इकट्ठा करते हैं और तब विश्लेषण करते हैं कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। हम कोई मकान खरीदने जाते हैं तो भी यही बात है, हम पूरी तरह से देखना चाहते हैं कि वो कैसा मकान है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी दिशाएं क्या हैं, आजकल ये भी देखते हैं लोग। और इसके अलावा ये कि वो हमारे बजट में है कि नहीं, हमारे ऑफिस से कितना दूर है, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जब हम नौकरी भी करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किस कंपनी में हमें काम करना चाहिए, उसका पैकेज क्या है, वो नौकरी कहाँ होगी, हमारे घर के नज़दीक होगी या दूर होगी, और उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसमें काम कितना है। बहुत सारी चीज़ें हम इनपुट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और तब डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ तो निश्चित रूप से यही है कि हम न्यूट्रल हों और दूसरे हमारे पास खूब ढेर सारे इनपुट हों। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी मेंटल कंडीशन कैसी है जब हम डिसीजन लेने जा रहे हैं। कहीं हम गुस्से में तो नहीं हैं, कहीं हम बहुत थके तो नहीं हैं, कहीं हम जल्दीबाजी में तो नहीं हैं, कहीं हम किसी विद्वेष के शिकार तो नहीं हैं, कहीं कोई लालच तो हम पर हावी नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम एकदम सही मेंटल कंडीशन में हैं, हम संतुलित दिमाग से निर्णय लेने जा रहे हैं। और फिर एक बात और है, जो किस समय डिसीजन लें। अब आजकल न्यूरो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि अच्छा समय क्या होता है डिसीजन लेने का। अभी कई सारे बड़े उद्योगपतियों में या बड़े सीईओज़ का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि हम हमेशा सुबह डिसीजन लेते हैं। जब कोई क्रूशियल डिसीजन की बात होती है तो वो सुबह
12 बजे के पहले ले लेते हैं। क्यों? उसके पीछे भी है, वो एक रात पहले अच्छी नींद ले चुके होते हैं, उनका मन शांत होता है, सुबह सुबह जो है वो अच्छे हार्मोन उनके रिलीज़ होते रहते हैं और दिन भर का वो तनाव उनके साथ नहीं रहता है जो अब आगे आने वाला है। तो उस समय वो डिसीजन ले लेते हैं, बाकी दिनों में अपना रूटीन वर्क करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई क्रूशियल डिसीजन, वैसे तो आप इससे बच नहीं सकते, कई बार तो तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, शाम को, दोपहर में, रात में, कब क्या लेना पड़े ये अलग बात है। लेकिन अगर पॉलिसी मैटर में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सुबह का वक्त वो बताते हैं कि बहुत अच्छा होता है। एक और बात वो ये कि जब डिसीजन ले रहे हैं तो ये देखें कि कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो नहीं ले रहे हैं, वो डिसीजन जो है वो सही संतुलन में तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार आप किसी से नाराज़ हुए और नाराज़ होने पर आपने उसको कुछ ज़्यादा बड़ी सज़ा दे दी। थोड़ी सी बात थी, छोटी सी बात थी, छोटी बात को छोटे से निपटा सकते थे। कोर्ट में भी ऐसा होता है, एक ही अपराध के लिए जो बड़े लोग होते हैं उनको अलग सज़ा होती है, अगर उसमें कोई माइनर शामिल होता है तो उसकी सज़ा अलग हो जाती है, उसकी सज़ा कम दी जाती है। ये माना जाता है कि वो उन बड़ों के प्रभाव में आकर उसने ऐसा किया होगा और अभी उसका विवेक डेवलप नहीं हुआ है जिससे कि ये माना जाए कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो उसकी सज़ा थोड़ी कम दे दी जाती है। ये है प्रपोर्शन। मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत रोचक फिल्म थी गॉडफादर, उसमें एक सीन है, डॉन कार्लोन के बेटी की शादी है और उस समय एक याचक उसके पास आया है जिसे बॉन्सेरा कहते हैं। उसकी बेटी के साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, उसको चोट पहुंचाई है। डॉन कहता है कि अगर तुम मेरी दोस्ती स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें इस अजाब से निकाल सकता हूँ। बॉन्सेरा उसकी दोस्ती को स्वीकार करता है। डॉन पूछता है कि तुम्हें उन लोगों के लिए क्या सज़ा चाहिए। बॉन्सेरा उसके कान में जाके कहता है वो लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए। डॉन कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, उन्होंने गलती की है, ये बात सही है, उन्होंने जाति की, उनको पूरी सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है और हम उन सबको मार दें, ये प्रपोर्शन के हिसाब से ठीक नहीं है। तुम्हारी बेटी को कराह मिली है, तड़प मिली है, उसी तरह उनको भी तड़पना होगा, उससे ज़्यादा ही, कम नहीं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। बाद में अपने सेक्रेटरी से कहता है कि लोग कैसे हैं, मुझे हत्यारा ही समझते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो संगठित अपराध में लिप्त है वो भी ये देखने की कोशिश करता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले रहा हूँ कि नहीं। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग बहुत कामचोर होता है, वो बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहता है, वो बहुत उलझन में पड़ना नहीं चाहता। बार बार ये कोशिश होती है कि जो भी मसला हमारे सामने आए उसको तुरंत जल्दी से निपटा दिया जाए। ऐसे में गलतियाँ हो जाती हैं। कार्ल जुंग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि चूँकि हम एनालिसिस नहीं कर पाते इसीलिए जजमेंटल हो जाते हैं। बस हमको कह देना है कि वो चीज़ ठीक है, वो खराब, जरा सी बात पता चले, अरे यार वो ठीक नहीं है, जरा सी कोई निगेटिव चीज़ पता चले बिल्कुल ख़राब है। और किसी की जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे चाहते हैं, उसकी इतनी सी पॉजिटिव बात हो, उसके जैसा तो कोई नहीं। तो अव्वल तो ये देखें इस बात को बहुत गहराई से कि क्या पूरी तरह इस विषय में प्रॉस एंड कॉन्स तैयार कर लिए गए नहीं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेज पर प्रॉस लिखिए, एक कॉन्स लिखिए और दोनों को एनालिसिस कीजिए कि क्या ज़्यादा ठीक है, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, चाहे गाड़ी के मामले में हो, चाहे किसी संबंधों के बारे में भी डिसीजन लेना हो, तो भी आप इस बात को गहराई से एनालिसिस कीजिए कि इसके लिए अच्छा क्या है और इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है और इसको कैसे देखा जा सकता है, निर्णय कैसे लिया जाए। और ये करने के बाद मुझे लगता है कि आप निर्णय तक निश्चित रूप से पहुँचेंगे। और आखिर में एक बात और ध्यान में रखने की है और वो ये कि कोई भी फैसला अंतिम फैसला नहीं होता। कई मुद्दों पर होता है, कई कालखंड में होता है, जो फैसले ले लिए गए हैं वो अंतिम ही हो गए हैं। कभी कभी अब एक जज ने फैसला ले लिया किसी को कैपिटल पनिशमेंट का, तो वो आखिरी फैसला हो ही जाता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये फैसले आगे चल के बदले जाएं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले बदले। निजता का अधिकार
जो कभी मौलिक अधिकार नहीं था अब मौलिक अधिकार हो गए। व्यभिचार जो कभी दंडनीय अपराध था अब वो दंडनीय अपराध नहीं है। तो जहाँ 5-5, 6-6 जजों की बेंच डिसीजन लेती है इतनी सारे बहस मुबाहिसा के बाद, वो भी अपने फैसले आने वाले दिनों में समय में बदलते हैं कि उस समय ये बात सोची गई थी। अब जो तमाम सूचनाएं आ रही हैं, अब जो मनुष्य का मन इतना इवॉल्व हुआ है, उसका मस्तिष्क इतना विस्तृत हुआ है, तो शायद अब ये बात उस पर लागू नहीं होती और फैसले बदले जाते हैं। तो वैसे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियों में फैसले बदलने की गुंजाइश रहती है। इसलिए ये एडामेंट नहीं, अंगद की तरफ पाँव न गड़ा दे कि नहीं बस जो हो गया सो। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान सोच के आधार पर यह फैसला उचित लगता है, इससे ज़्यादा एडामेंट होना ज़रूरी नहीं। तो क्या कुछ कसौटियाँ भी हैं जो हम पहले से ध्यान में रख सकते हैं? बड़ों ने इस बारे में बात तो की है, वही बात मैं दोहरा देता हूँ। और उन्होंने कहा ये कि जब कभी आप अपने बारे में निर्णय ले रहे हों तो उसमें अपने परिवार को और समाज को भी शामिल करें। ये जो काम करने जा रहा हूँ उससे क्या मेरी तो भलाई होगी, क्या मेरे परिवार की भी होगी? और जब कभी आप किसी सामाजिक क्षेत्र में कोई निर्णय लेने जा रहे हों तो ये सोचें कि क्या इस समाज के आखिरी व्यक्ति को इसका लाभ पहुँचेगा। ये 2 कसौटियाँ मेरी समझ में आती हैं जो पुराने ज़माने से लोग कहते आए हैं। अगर इसको ध्यान में रख कर हम एनालिसिस करते हैं तो निश्चित रूप से हम सही निर्णय लेने के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। और जहां तक ये सोचना है कि हमने एकदम सही फैसला लिया है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई भी फैसला कितने भी गहराई से सोच समझ के लिया गया हो, ये गुंजाइश बनी रहती है कि भविष्य में, शायद दूर भविष्य में कभी वो गलत साबित हो जाए। पर आप इससे अपना निर्णय लेना तो छोड़ नहीं सकते, ये आपकी मजबूरी है, आपका जीवन ही इस पर निर्भर है। तो फैसले लेते रहिए, हाँ जितना हो सके उतना सोच समझ कर।